gravitation, to understand gravity we need to understand very first topic which is centripetal force. फॉर एग्जाम्पल आप लेट सपोज करो कि आपने अपने हाथ में एक रस्सी लिया है, उस रस्सी में एक तरफ आपने बॉल को क्या किया, बांध दिया है, और उसके बाद उस रस्सी को पकड़ के ऐसे ऐसे गोल गोल आप घुमा रहे हो। तो आपने ये देखा कि जब आपने हैंड से फोर्स लगाया तो उसके वजह से वो बॉल एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व होना स्टार्ट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल जो होता है वो बेसिकली एक फोर्स होता है जो सेंटर के टुवर्ड्स लगता है किसी भी बॉडी पे जो बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम में जो हमारा अर्थ होता है वो सन के रिस्पेक्ट पे सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा होता है, तो इस पे ये सर्कुलर पाथ पे ही रिवॉल्व कर रहा है बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सिमिलरली इस अर्थ के चारों तरफ जो मून अपना ट्रैवल कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, वो भी मून इस पे सर्कुलर पाथ पे ही मूव कर रहा है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तो मून, अर्थ या कोई भी सैटेलाइट सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल नहीं करता। ठीक है, गॉट इट? तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r होता है। ठीक है, और ये हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स लगता है, इसीलिए इसको हम सेंटर सीकिंग फोर्स भी बोलते हैं। ओके, सो व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज सेड टू बी सेंट्रीपिटल फोर्स। गॉट इट? ओके, नाउ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द सेकंड टॉपिक इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेट सपोज कीजिए कि अपने पास एक मास है, दो मास है, इसका मास हमने कैपिटल ए ले लिया और इसका मास हमने छोटा ए ले लिया। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेट सपोज कीजिए कि डी ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इन दोनों के बीच में, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर and the amount of force by which it attracts every two body is always directly proportional to, not equals to, proportional to first of all product of their mass। मीन्स अगर आपके पास दो बॉडी है, वो दोनों बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो उसकी वैल्यू जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगी। मीन्स दोनों के मास की किसके बराबर होगी, प्रोडक्ट के बराबर, मीन्स मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। और वही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस की, यानी कि जितनी भी डिस्टेंस पे वो दोनों बॉडी होंगी उनको स्क्वायर कर दीजिए, उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगी। जब इन दोनों को आप मर्ज करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगा और वो इक्वेशन बनेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mm/d²। और मैंने पिछली बार भी बताया कि प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो कांस्टेंट आ जाएगा कैपिटल G। ये फॉर्मूला आ गया अपने पास ग्रेविटेशनल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m/m/d²। अब F इज इक्वल्स टू G × mm/d² में जो G होता है वो अपना एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। क्या होता है सर? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है जो हमेशा अप्लाई होगा। गॉट इट? फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू G मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ टू बॉडी। इन द न्यूमेरिकल वी हैव ऑलवेज टू बॉडी और उनका मास दिया रहेगा और उनके बीच का डिस्टेंस दिया रहेगा। अभी मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी इज ऑलवेज इक्वल्स टू G व्हिच इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ टू बॉडी, मास ऑफ टू बॉडी एंड अपॉन d का स्क्वायर, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर करेंगे, जहां पे G की वैल्यू जो होगी वो हमेशा 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर होगा। बड़े अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। मैं न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझाता हूँ। अपने पास एक न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में जिसमें सन और अर्थ के बीच में क्या लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ क्वेश्चन। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड सन, यानी कि अपने पास क्या क्या है, अपने पास एक अर्थ है और अपने पास एक सन है, और इन दोनों का हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। ठीक है, याद रखिएगा कि इसका जो मास दिया हुआ है, अर्थ का जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 × 10⁻24 kg, और जो सन का मास दिया हुआ है, मास ऑफ सन, वो दिया हुआ है 2 × 10⁻30 kg। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वो जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है अपने को 1.5 × 10⁻11 मीटर। ये दिया हुआ डिस्टेंस अपने पास। काम कंप्लीट है। अपने पास दो बॉडी है, उन दोनों बॉडी का मास है और उन दोनों बॉडी के मास के बीच का डिस्टेंस है। यानी कि जो हमारा इससे पहले वाला जो फॉर्मूला था, ये F इज इक्वल्स टू G × मास अपॉन d², इसके लिए दो बॉडी का मास चाहिए था और डिस्टेंस चाहिए था। अब हम फोर्स निकाल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग रहा है। देखिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन जाएगा। F इज इक्वल्स टू G × mm/d²। G की वैल्यू मैंने बताया कि 6.7 × 10⁻11 होगा। मास एक किसी का मास पहले लिख लीजिए 6 × 10⁻24 अर्थ का, फिर सन का मास लिख लीजिए मल्टीप्लाई में 2 × 10⁻30 kg, और अपॉन में d का स्क्वायर बोल रहा है, यानी कि जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर लेंगे 1.5 × 10⁻11
मीटर हो जाएगा और हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। कितनी बात समझ में आई? जी की वैल्यू मल्टीप्लाई किया, दोनों का मास ऊपर भी मल्टीप्लाई किया। जी की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, क्वेश्चन नहीं देगा, क्वेश्चन में आपको नहीं दिया रहेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है और कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करो, ये जो आपके पास वैल्यूज है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इनको पहले एक साथ लिख लो, यानी 6.7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6, ये दोनों को साथ लिख लो और प्रोडक्ट वाले को एक साथ लिख लो। प्रोडक्ट का एक्सपोनेंट का रूल है ये कि जब कभी भी ये मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। पावर को ऐड कर देते हैं, देखिए पावर क्या है, -11 + 24 और +30, हमने सारे पावर्स को ऐड कर दिया। नीचे 1.5 का स्क्वायर कर लेंगे, मतलब 1.5 को 1.5 दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे। और याद रखिएगा कि जब पावर एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो उसका स्क्वायर करना हो तो उसका जो पावर होता है वो उस पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 11 × 22 हो जाएगा। ये चीज समझ आया? फिर समझिए, इसका स्क्वायर करना तो इसको दो बार मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन 11 पावर होगा तो उसे हम 11 × 11 नहीं करेंगे, हम 11 को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर का स्क्वायर करने के लिए हमें सिंपली क्या करना होता है, उतने जीरोस बढ़ा देने पड़ते हैं सेम नंबर के। ये हो गया। अब हम जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 × 12 होगा, 12 को 6.7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -80.4 आ गया, -11 + 24 + 30, तो 24 और 30 को ऐड किए तो 54 हो गया, और 54 में से 11 माइनस किए तो कितना आ जाएगा, 43, 10⁻43 अपॉन में 1.5 और 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है 225, और स्क्वायरिंग करके डेसिमल पुट करेंगे तो 2.25 आ जाएगा, और इसका है 10⁻22। याद रखिएगा कि जब मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट था तो हमने क्या किया था, सारे पावर्स को ऐड कर दिया था। उसी तरीके से अगर डिवाइड में होगा तो दोनों पावर का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? तो 80.4 अपॉन 2.25 मल्टीप्लाई 10⁻43 माइनस 22, पावर को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 43 में से 22 जाएगा तो 21 बचेगा, 10⁻22 बचेगा। और इसको इससे अप्रॉक्सीमेटली आप सॉल्व करके भी एग्जाम में लिख सकते हो, यानी कि 2 को आपको 80 से डिवाइड कर रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी वैल्यू आ जाएगी, 40 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। आप 40 भी लिख लोगे तो आपका आंसर कटेगा नहीं, आप 40 लिख के बच जाओ और इतनी न्यूटन लिख के आप आंसर लिख के ओवर कर सकते हो क्लास को। ठीक है, समझ आया? ओके, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेट। क्या होता है सर? वेट होता है सर मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, W = mg। अब बात कर लेते हैं थोड़ा जी का। बोलना ये चाह रहा है कि अगर कोई भी बॉडी अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी जो वेट होगी, यानी उसकी जो मास इनटू ग्रेविटी होगी, वो फोर्स, इन दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके इक्वल होगी। यानी कि वेट जो होगी इस फोर्स के इक्वल होगी। वेट का हमने फॉर्मूला बताया mg, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है सर, जल्दी बताइए। कैपिटल G कैपिटल M छोटा m अपॉन d²। ठीक है, ये छोटा m से ये छोटा m कट गया, यानी कि मास ऑफ ये जो छोटा पर्सन यहाँ था, इन दोनों का मास कैंसिल आउट दोनों तरफ से हो गया, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g है उसकी वैल्यू हो जाएगी g × m मास ऑफ अर्थ अपॉन d² के लिए रेडियस ले लेंगे अर्थ का, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। और जब इसके सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर और सेकंड स्क्वायर। आपको ये कैलकुलेट करने नहीं आएगा एग्जाम में, बस याद रखना है कि छोटी जी की वैल्यू जो होगी वो 9.8 मीटर पर सेकंड होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड होगा, ये याद रखिएगा। यानी कि अगर किसी बॉडी का मास अगर 10 kg दिया हुआ है तो वेट जो होगा उसका 10 × 9.8, छोटी जी की वैल्यू 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 × 9.8 पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया, 10 से 10 काटा, 98 न्यूटन हो गया। यानी कि अगर मास दिया होगा तो वेट निकालने के लिए जस्ट आपको 9.8 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक मोरल ऑफ द स्टोरी आपने ये सीखा कि कैपिटल जी की वैल्यू 6.7 × 10⁻⁻11 होता है और छोटा जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। बड़े आगे अब ध्यान देने की बात ये है सर कि जो वेट होता है किसी भी बॉडी का मून पे, वो 1/6 होता है वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ पे। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपका वेट अर्थ पे 60 न्यूटन है, तो मून पे जब आप जाओगे तो आप 10 न्यूटन के हो जाओगे, आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा मून पे, तो 1/6 तो हो जाएगा। अभी जितनी भी आपकी वेट है उसको 6 से डिवाइड कर दिए, अगर आप 60 kg के हैं तो वहाँ जाओगे तो 10 kg के हो जाओगे। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना, एग्जाम में पूछता है कि फाइंड द वेट ऑफ मून। ठीक है, और अर्थ पे कितना होगा वो दिया रहेगा, 1/6 से बस डिवाइड कर देना, मतलब 6 से डिवाइड कर दोगे, काट दोगे, आ जाएगी वैल्यू।
ठीक है, 6 से डिवाइड 6 से डिवाइड करोगे, मून पे क्या वेट होगी ये आपका निकल जाएगा 1/6 तो 1/6 का मतलब कि 6 से आप बेसिकली डिवाइड ही कर रहे हो। हाँ ठीक है, क्लियर है? बोलिए। अब इस चैप्टर में किस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो मैं आपको एक समझाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है, एक मैंने आपको एक और चीज़ बताया था, दो केस बताया था। एक ये केस बताया था कि जब आप वर्टिकली अपवर्ड की तरफ मूव कराते हो किसी भी बॉडी को, किसके तरफ? वर्टिकली अपवर्ड की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड आप थ्रो करते हो किसी चीज़ को, ऐसे आपने फेंक दिया किसी चीज़ को, तो जब आप फेंकते हो तो वो पहली क्या? चीज़, और दूसरी चीज़ कि या तो आप ड्रॉप करते हो, ड्रॉप फ्रॉम हाइट, नीचे की तरफ ड्रॉप करते हो। तो इन दोनों केस में एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ड्रॉप करते हो तो फाइनल वेलोसिटी जीरो लेते हैं, और जब आप ऊपर फेंकते हो तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो रखते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर तरफ फेंकोगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेना है, और जब किसी की बॉडी को नीचे की तरफ ड्रॉप करोगे तो फाइनल वेलोसिटी जीरो लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर स्क्वायर, मतलब कि इनिशियल तो जीरो हो जाएगा जब ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो यानी कि फाइनल दिया हुआ है क्वेश्चन में 49 मीटर पर सेकंड। आपसे मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है कि वो कितना अचीव करेगा, अगर 49 मीटर पर सेकंड से अगर किसी चीज को फेंकेंगे तो वो कितना हाइट अचीव करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ओके, फॉर्मूला है अपने पास, और क्या क्या चीज दिया हुआ है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। अपने पास और कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि ग्रेविटी इसमें आ रही है, इन्वॉल्व हो रही है, तो ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम जरूर यूज करेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशन जब इन्वॉल्व हो रहा है बाई थ्रोइंग अपवर्ड और बाई ड्रॉपिंग अ स्टोन और एनी बॉडी, जी तो इन्वॉल्व होगी ना ग्रेविटी। ग्रेविटी के लिए फ्री फॉल है। फ्री फॉल का मतलब कि जब किसी भी बॉडी अर्थ के टुवर्ड्स जब फॉल कर रही होती है तो जो उसकी एक्सेलरेशन होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, व्हिच इज ऑलवेज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ वी हैव अगर स्क्वायर नहीं लगा तो ये तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है ना, हाँ तो आप ऐसे लिख सकते हो मीटर इनटू सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ये तो आपको मोशन वाले चैप्टर में और बताया। ये तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड होगा सिर्फ वेलोसिटी का, ये बेसिकली एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन के लिए तो यही acceleration देना मीटर पर पड़ेगा। सेकंड स्क्वायर। अब एक इक्वेशन मैंने बताया था आपको, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs होता है 2as, बट यहाँ पे हम g लिखेंगे एक्सेलरेशन की जगह पे। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन किसी फोर्स लगाने की वजह से नहीं हो रहा है बॉडी में, ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको g से इंडिकेट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी 49 का स्क्वायर माइनस इनिशियल 0 2 इंटू 9.8 इंटू एस, नहीं पता एस क्या है, बेसिकली हम यहाँ पे हाइट को एस ले रहे हैं कि कितनी हाइट वो अचीव करेगी जब किसी बॉडी को फेंकेंगे। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब 49 मीटर पर सेकंड से किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो कितना हाइट अचीव करेगा। ठीक है, इस केस में जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू 9.8 ले लेंगे और इस इक्वेशन पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs पे पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए पुट करने का क्या होगा, 49 मल्टीप्लाई 49, 49 का स्क्वायर तो 49 इंटू 49 होगा, 49 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 इंटू 49 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर रहने देते हैं इन्हें, इन दोनों को इधर बुला लेते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई पे था तो इनको इधर बुला लेते हैं, डिवाइड बुलाएंगे, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब ध्यान दीजिए, इसको डेसिमल को हटाते तो ऊपर 10 लग जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 9.8 डेसिमल हटेगा तो 10 तो लगेगा ना नीचे। हाँ। अब ये डिनोमिनेटर के नीचे लगेगा तो वो ऊपर जंप करके चला जाएगा। अब ध्यान दीजिए 49 का ठीक डबल होता है 98, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। बॉडी यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब 2 से काट लो इसको तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 49 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए तो आपको बेसिकली हाइट आ जाएगा कि कितना हाइट उसने अचीव किया। 9 5 जा 45, 5 का 20, 20 चार 24, इसको काटेंगे तो 12, ये टोटल जो हाइट आ रहा है वो 122.5 मीटर आ रहा है, यानी कि ये इतना हाइट पे क्या करेगा, अचीव करेगा। इतना हाइट ये क्या करने वाला है, अचीव करने वाला है जब थ्रो करेंगे। तो इसी क्वेश्चन में अब टाइम भी आपसे पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा इसको सरफेस पे आने पे। तो टाइम के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है t इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन ए। फाइनल वेलोसिटी 49 दिया हुआ है, इनिशियल 0 है और एक्सेलरेशन जो है अपने पास 9.8 है, तो 49 अपॉन 9.8 डेसिमल हटाया, ऊपर 10 लगा दिया और ये 2 से काट दिया, इसको 5 से काट दिया, 5 सेकेंड में ये आ जाएगा। लेकिन 1 सेकेंड, अगर आपने किसी बॉल को ऊपर फेंका तो वहाँ तक जाने में उसको 5 सेकेंड लगा, फिर उसको वापस आने में भी 5 सेकेंड लगेगा उतनी हाइट को। इसका टोटल टाइम जो लगेगा टिल ग्राउंड पे टच करने के लिए वो लगेगा 5 + 5 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वो यहाँ से ऊपर जाएगा 5 सेकेंड में, फिर वहाँ से वापस नीचे ग्राउंड पे आएगा 5 सेकेंड में, तो टोटल 10 सेकेंड में ये नीचे आ जाएगा।
49 मीटर पर सेकंड से इनिशियल वेलोसिटी 0 से और एक्सेलरेशन 9.8 के हिसाब से जो टाइम लग रहा है वो 5 सेकंड लग रहा है। तो 5 सेकंड में वो एक इतनी हाइट पर गया, 122.5 मीटर के हाइट पे गया 5 सेकंड में। तो जब 0 से 5 सेकंड में 122 पे गया तो फिर वहाँ से नीचे भी आएगा 5 सेकंड में। तो ऊपर जाकर नीचे आने तक का जो टाइम लगेगा वो 5 + 5 10 सेकंड। समझ में आया?